ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपना टॉपिक है दैट इज कंपनी लॉ। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, उसके बारे में बात करेंगे। और अलग अलग टाइप की कंपनीज जो अभी तक देखी उसमें पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, ये सब टॉपिक्स पे बात हो रही थी। आगे का कंटेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकली भी, बिकॉज इसके लिए एक और नाम यूज होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट कंपनी। एनजीओ भी बोले जाते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है। मेनली क्या होता है ना, देखो चैरिटेबल काम करना है, अगर समाज सेवा वाला काम करना है तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि भाई आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना लो, कोई सोसाइटी रजिस्टर करवा लो, ठीक है, उसके थ्रू आप समाज सेवा कर सकते हो, बिकॉज जनरली वो लोग नॉन प्रॉफिट तरीके से काम करते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे एक नया ऑप्शन दे दिया, नया तो नहीं बोल सकते, पुराने एक्ट में भी था, बट एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है आपके पास कि आप चैरिटेबल वर्क कंपनी के नाम से भी कर सकते हो। मतलब यू कैन रजिस्टर अ कंपनी एंड थ्रू दैट आप चैरिटेबल काम कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि आपको ट्रस्ट या सोसाइटी ही बनानी पड़ेगी। बोले सर फिर कंपनी बनाने की जरूरत क्या है, जब ट्रस्ट और सोसाइटी का फॉर्मेट है तो हम ये क्यों कर रहे हैं? रीजन है, ट्रस्ट के और सोसाइटी के फॉर्मेट में जो लॉज है उसमें नेशनल लॉज तो एप्लीकेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो एक्ट है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के भी अपने अपने अलग अलग एक्ट है। तो गुजरात सरकार का कानून अलग होगा, महाराष्ट्र सरकार का कानून अलग होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। उस वजह से ट्रस्ट को और सोसाइटीज को बहुत बार मैनेज करने में इश्यूज आते हैं कि भाई लीगल मैनेजमेंट कैसे करें। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए एक रास्ता ये निकाल लिया कि क्यों ना कंपनी बना दे और कंपनी की कैटेगरी क्रिएट कर देते हैं, ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। तो वो यहाँ पे कवर हो रही है और उसके लिए एक सेक्शन है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 8। वैसा पुराने एक्ट में सेक्शन 25 था, 1956 वाले एक्ट में, यहाँ पे सेक्शन नंबर 8 है। अब क्या हो गया ना, सेक्शन 8 कंपनी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, वो बोलते बोलते हो गया है सेक्शन 8 कंपनी ही नाम पड़ गया है। ये वैसा है, ये अपने ऐसा है कि भाई नूडल नहीं बोलते, मैगी बोलते हैं, ठीक है। तो मैगी तो एक्चुअली प्रोडक्ट का नाम है ना, कैटेगरी तो नूडल है, वैसा है। तो फोटो कॉपी निकालते तो जेरोक्स बोलते हैं, जेरोक्स भी तो कंपनी का नाम है, ये वैसी बात हो गई। तो अब क्या, सेक्शन 8 कंपनी नाम फेमस हो गया। बोले सेक्शन 8 कंपनी, ऐसे कोई सुनेगा तो बोले सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? नॉन प्रॉफिट कंपनी समझ में आता है क्या, ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती, बट सेक्शन 8 कंपनी तो कुछ समझ में नहीं आया, तो वो सेक्शन नंबर की वजह से फेमस हो गया। ऐसा और भी एक नंबर है जो फेमस है, दैट इज फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, चीटिंग, 420। सुना ऐसा कुछ? हाँ, चोरी करता है, चीटिंग करता है, 420 एक नंबर। 420 और चोरी का क्या लेना देना, मतलब कोई कनेक्शन तो होना चाहिए। दैट इज बिकॉज ऑफ द इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड में एक सेक्शन है 420। 420 में चीटिंग का केस होता है। अब क्या है, चीटिंग तो होती रहती दुनिया में, लोग केस फाइल करते रहते हैं। तो बोले सेक्शन 420 में केस फाइल किया तो सबको पता है भाई चीटिंग का केस है, तो वो 420 और चीटर जो है ना वो साथ में कनेक्टेड हो गया। तो बाकी 420 नंबर ने बेचारे ने कुछ नहीं बिगाड़ा, वो तो जो ऑर्डर में सीक्वेंस में आया चीटिंग तो वो उसके साथ कनेक्ट हो गया, वैसा तो पॉपुलरली वो चीज फेमस है। ये सेक्शन 8 भी कुछ वैसे ही है। अब हमें इसके बारे में यही समझना है कि सेक्शन 8 कंपनी का जो फॉर्मेट है किस तरीके से काम करता है, किन चीजों का ध्यान रखना है। बेसिक बात तो ये है कि ये चैरिटी कर रहा है, ऐसी एंटिटी बनाई गई है जिनका मोटिव नहीं है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमा सकते हैं, मना नहीं किया है, लेकिन मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं है। अब क्योंकि ऐसी एंटिटी है जो समाज सेवा कर रही है तो सरकार को भी तो उसकी मदद करनी चाहिए। फिर रूल सारे फॉलो करवा रहे हैं, टैक्स पूरा भरवा रहे हैं, तो समाज सेवा करने वाले को मोटिवेशन कहाँ से आएगा? तो कंप्लायंसेस में बहुत सारे डिस्काउंट है, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे कंप्लायंसेस जो एक ऑर्डिनरी कंपनी को करने होते हैं उसमें मिल जाता है डिस्काउंट। और वो डिस्काउंट जो है ये लोग क्लेम करते हैं कि भाई ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो चलेगा, वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो चलेगा, वो सारी चीजें वहां पे होती है। अब इसके अंदर आपको और कुछ पॉइंट्स भी बताए हुए हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, किसी भी कंपनी के नाम के एंड में, जैसे पब्लिक लिमिटेड हो तो लास्ट में लिमिटेड लिखते हैं, प्राइवेट लिमिटेड है तो भी मेंशन करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी को एक प्रिविलेज है, डिस्काउंट समझ लो, कि उनको अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, ये एग्जामिशन उनको दिया हुआ है। उसका देखो रीजन जो है ना वो लॉजिकल है कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों अलाउ किया हुआ है। बिकॉज जब कोई एंटिटी का नाम पड़ता है और लिखा सो एंड सो पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, तो पढ़ के तो इंप्रेशन यही आता है कि भाई ये तो कंपनी है, और कंपनी है मतलब प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। चैरिटी वाला काम तो यहाँ होता ही नहीं होगा, हर किसी को थोड़ी पता है कि ऐसा भी फॉर्मेट होता है। लोग तो ट्रस्ट पढ़ते हैं ना, अरे हाँ ये तो चैरिटेबल ट्रस्ट है, लेकिन पढ़ते हैं कंपनी लिमिटेड तो भाई ये तो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, तो कंफ्यूजन होता है। तो बोला आप लोग एक काम करो, आपका नाम जो भी रखते हो ना पीछे आप लिमिटेड वर्ड ही मत लगाओ, जिससे कंफ्यूजन फालतू का ना हो और लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, वैसा।
ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, या पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से एंटिटीज को इस तरीके का काम करना अलाउड है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे लाइसेंसिंग का एक सिस्टम रखा हुआ है। ऐसे ही कोई भी सेक्शन 8 कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता, नहीं तो हर कोई वही करेगा। हम सेक्शन 8 कंपनी है, हम प्रॉफिट कमाते नहीं है, कमाते हैं तो आपस में बांटते नहीं है, हम टैक्स नहीं भरेंगे, ये वो करके सब टैक्स की चोरी शुरू हो जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। दैट परमिशन इज कॉल्ड अ स्पेशल लाइसेंस। अब ये लाइसेंस कब मिलेगा? तो बोले एक तो आपकी कंपनी इनमें से कोई भी चीज प्रमोट करती हो तो आप ये लाइसेंस के लिए एलिजिबल रहोगे। कॉमर्स हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एनी सच अदर ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। एंड द कंपनी प्रोहिबिट्स पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स बट इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट और अदर इनकम इन प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। पहले पॉइंट में बोला कि इनमें से किसी भी मैटर में आप काम करो, सेक्शन 8 कंपनी के लिए आप एलिजिबल हो। दूसरा, आप प्रॉफिट कमा सकते हो लेकिन प्रॉफिट को डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है सेक्शन 8 कंपनी होते हुए भी, लेकिन जो मेंबर्स है वो लोग आपस में प्रॉफिट घर पे लेके नहीं जा सकते। हाँ, वो प्रॉफिट वापस से कंपनी चैरिटी के लिए ही यूज कर सकती है, समाज सेवा के लिए यूज कर सकती है, तो चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिविडेंड के तौर पे पैसा बांटना अलाउड नहीं। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाए होंगे लाइसेंस में, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है किसी कंपनी को, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। दूसरा बोल रहे हैं कि एक बार कंपनी रजिस्टर हो गई, क्रिएट हो गई, तो उसका मेमोरेंडम या आर्टिकल्स बन गए, उसके बाद उसमें कोई भी अगर आपको चेंजेस या ऑल्टरेशंस करने हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिना पूछे नहीं कर सकते। पहले ये लाइसेंस मिला है, कंडीशनल है, आप कंडीशंस पूरी करते रहोगे, लाइसेंस एक्टिव रहेगा। आपने क्या किया, कंडीशंस एक बार के लिए फुलफिल करके लाइसेंस तो बनवा लिया, फिर मेमोरेंडम में चीजें चेंज कर दी, डिविडेंड वाला पॉइंट भी चेंज कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। तो इन फ्यूचर कोई भी चेंजेस करने हो तो पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सारे ऑल्टरेशन हो सकते हैं, ये बोला हुआ है। नेक्स्ट, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप एक कंपनी रजिस्टर करते हो ना, तो उसमें आपको कुछ टैक्सेस या ड्यूटीज पे करनी पड़ती है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, स्टैम्प पेपर जो बनता है उस पर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है जब मेमोरेंडम हम रजिस्टर कराते हैं। क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी चैरिटी कर रही है, सरकार भी अपनी तरफ से मदद करती है, तो सरकार ने बोला भाई हम स्टैम्प ड्यूटी माफ कर रहे हैं, मत भरना। बाकी कंपनी से लेते हैं, आपसे चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन वैसे ही आप पैसा कमाने के लिए नहीं आए हो, आप समाज सेवा करने के लिए, तो उस इंटेंशन से काम चलेगा। Next, on registration, the association enjoys all the privileges of a limited company and is subject to all its obligations except those in respect of which exemption by a notification is granted by the central government. हाँ, वो तो बोला ही है कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो ये जो आप सेक्शन 8 एंटिटी बना रहे हो, ये एक लिमिटेड कंपनी होने के सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करती है, इनको भी वो सारे राइट्स मिलते हैं जो बाकी कंपनीज को मिलते हैं, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, ये बोला हुआ है। नेक्स्ट, ये जो पॉइंट है ये मेंबरशिप से रिलेटेड है। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं एज एन इन्वेस्टर, तो वो इन्वेस्टर्स में कौन कौन हो सकता है? इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है, एक कंपनी भी दूसरे में इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। रीजन, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये आपने पढ़ा भी हुआ है। पार्टनर्स है तो पार्टनरशिप फर्म है, अगर पार्टनर्स ही नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट नहीं करती। कंपनी में ऐसा नहीं है, मेंबर्स में कम एंड गो, कंपनी विल बी फॉरएवर, कंपनी हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी, पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी, देयरफॉर a firm कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, ये नॉर्मल रूल है। यहाँ पे उल्टा है, अगर सेक्शन 8 कंपनी हो और उसमें किसी पार्टनरशिप फर्म के नाम से इन्वेस्टमेंट करना हो तो पॉसिबल है, नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो ऐसा कुछ है, एक पर्टिकुलर कंपनी है, सपोज इग्नाइट एकेडमी लिमिटेड, ठीक है।
अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, कोई एक पर्टिकुलर फर्म है ABCN कंपनी, तो इस फर्म के नाम से इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। रीजन बीइंग कि फर्म खुद आपस में पार्टनर्स की वजह से बनी है। कल को ये फर्म के सारे पार्टनर्स नहीं रहे तो फर्म भी नहीं रहेगी, तो फर्म के नाम से इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। ये फर्म इस कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकती। हाँ, इस फर्म में ना 3 पार्टनर है, A, B और C। ये लोग इंडिविजुअली इस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C। ज्वाइंट होल्डिंग में भी खरीद सकते हैं, A+B, B+C, A+C। लेकिन ABCN कंपनी फर्म के नाम से नहीं खरीद सकते। ये खास ध्यान रखना, फर्म के नाम से इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कल को ये पार्टनर्स अगर नहीं रहे तो फर्म भी खत्म हो जाएगी, फिर शेयर का ओनर कौन रहेगा, वो प्रॉब्लम है। और इसमें मतलब जो ये पार्टनर है उसके भी एक अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी ना। हाँ, वो तो अलग पॉइंट हो गया, तो लायबिलिटी वाला पॉइंट अलग हो गया। अपना पॉइंट ये है कि क्या एक कंपनी में शेयर खरीदते टाइम फर्म के नाम से इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो पॉइंट है। तो अगर फर्म के नाम से इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती तो कैसे करें? तो भाई पार्टनर्स अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में शेयर खरीद लेना, जरूरी थोड़ी ना फर्म के नाम से ही खरीदना है। दूसरा ऑप्शन तो आपके पास है, इन्वेस्ट करने के लिए कोई आपको मना नहीं कर रहा है, पहली चीज तो ये, लेकिन फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, अगर इग्नाइट एकेडमी जो है वो एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन का मतलब है सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी है, तो फिर उस सिचुएशन में ABCN कंपनी जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, फर्म के नाम से इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बिकॉज देखो, जो भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है अल्टीमेटली डोनेशन है। इस फाउंडेशन से या इस कंपनी से जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट में से इनको तो कुछ वापस मिलना नहीं है, अलाउड ही नहीं है डिविडेंड देना। तो जो आप पैसा दे रहे हो ना, वो अल्टीमेटली क्या है, चैरिटी तो है। तो जब चैरिटी है तो फिर क्या टेंशन है, किसी भी नाम से करो, अच्छा काम ही हो रहा है ना वैसा है। तो सेक्शन 8 कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करना हो तो फर्म के नाम से हो सकता है, बाकी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस फर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। आया समझ में, क्लियर हो? और कोई इंडिविजुअल वो तो कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, उसका तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही। लेकिन फिर इसमें बाद में डिविडेंड नहीं मिलेगा ना जब भी कोई इंडिविजुअल करेगा। तो वो इंडिविजुअल जब इसमें इन्वेस्ट करेगा ना, तो सोच समझ के करेगा कि मैं तो चैरिटी कर रहा हूँ, डोनेशन दे रहा हूँ, मुझे पता है इसमें कुछ वापस नहीं मिलने वाला। तो जिसको चैरिटी करनी हो वो कोई ट्रस्ट में पैसा डोनेट करे या इसमें डोनेट करे, एक ही बात होगी। ये वैसा है। अब बोला है कि आप इस कंपनी को कन्वर्ट करना चाहो इन फ्यूचर, कि भाई आज तो चलो सेक्शन 8 कंपनी के नाम से चल रही है, आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू एनी अदर कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, हो सकता है, बट कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। आगे एक चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसमें कन्वर्जन ही आने वाले हैं, एक कंपनी को दूसरी में कन्वर्ट करना, उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। नेक्स्ट, ये जो लाइसेंस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है ना, ये लाइसेंस कभी भी रिवोक हो सकता है, ठीक है, लाइसेंस कभी भी रिवोक हो सकता है अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं की तो, और फिर नाम के पीछे पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड जो भी है वो लगाना पड़ेगा। तो कंडीशनल बेनिफिट्स मिले आपको, वो खास ध्यान रखना है। अच्छा, कंपनी का लाइसेंस कैंसिल करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हमेशा प्रोवाइड करेगी, अपॉर्चुनिटी देगी कि आप भाई पहले देख लो क्या है क्या नहीं, और अपना जवाब दे दो कि क्यों हम आपका लाइसेंस कैंसिल ना करें, उसके बाद ही ऐसा डिसीजन लिया जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आर्टिकल 226 का रेफरेंस आ रहा है यहाँ पे, अगर ये ध्यान आ रहा हो, आर्टिकल 226 रिट पिटिशन, याद है? रिट पिटिशन अंडर हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर अगर आपने डब्ल्यूटी में पढ़ा हो तो उसमें भी ये पॉइंट आ चुका है। ऐसा वापस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, रिपीट होगा तो पता चल जाएगा। कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, क्लियर? थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं।
एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेक्शन 8 कंपनी में कौन सी कंपनीज हैं, पॉपुलर कौन सी कंपनी है। रिलायंस फाउंडेशन है, दिस इज अ सेक्शन 8 कंपनी। जैसे मैंने आपको बोला, नाम के पीछे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखना है, नहीं तो रिलायंस देख के कोई भी सोचेगा ये तो प्रॉफिट के पीछे ही पड़े होते हैं, सीधी बात है। बट ऐसा है नहीं यहाँ पे। इन्होंने क्या किया, देखो ये रिलायंस फाउंडेशन है। सेक्शन 8 कंपनी में आप पीछे ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो, फाउंडेशन। फाउंडेशन वर्ड सुन के लगता है कि हाँ कुछ चैरिटी करते होंगे, लोगों की मदद करते होंगे उस टाइप का, और वही यहाँ पे काम चल भी रहा है। तो ये आपके सामने है, देखो सब कुछ मेंशन किया है। व्हाट वी डू, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, और विमेन एम्पावरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बोली है। एजुकेशन, चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं। सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि बच्चों की पढ़ाई के पीछे काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट डेवलप किया हुआ है। तो रिलायंस फाउंडेशन की स्कूल्स बनी हुई है, अपने यहाँ पे भी है ना, सूरत में भी है, वेसू वाले रोड पे जे एच अंबानी, और रिलायंस फाउंडेशन की ही स्कूल है वैसा है। तो और भी सिटीज़ हैं गुजरात में, काफ़ी सारी जगह पे, मुंबई में अराउंड इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, स्टाफ है, और अच्छी स्कूल है, एजुकेशन वाइज काफ़ी अच्छा नाम है। और एडमिशन मिलना बहुत टफ है, बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी रिलायंस के एम्प्लॉयज़ को मिलती है, तो उनके बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। तो नॉन एम्प्लॉय स्टूडेंट्स के लिए तो एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये सीट्स तो ऑब्वियसली लिमिटेड होती है, वो अंडरस्टूड सी बात है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब सर इनमें उनको प्रॉफिट तो होता ही होगा, हाँ, और अगर वो प्रॉफिट वो अपनी कंपनी के लिए यूज करे, हाँ, तो फिर उनके अगेंस्ट कुछ वो गलत हो गया ना, वो फिर इलीगल हो गया। वो प्रॉफिट अपनी कंपनी में यूज नहीं कर सकते, वो पैसा रिलायंस फाउंडेशन में ही रहेगा, और चैरिटेबल काम में और बच्चों को फ्री एजुकेशन देने में कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो वो चलते रहना चाहिए। अब ये भी सब स्कूल्स अलग अलग बनाई हुई है। स्कॉलरशिप भी दे। हाँ, स्कॉलरशिप रहती है ना, वो ये फंड में से ही होती है। इंटरनेशनल जो आईबी बोर्ड है उनके बेसिस पे स्कॉलरशिप चाहिए था। तो ये सब जो है ना, ये सेक्शन 8 कंपनी काम कर रही है, वैसे अलग अलग चीज़ों पे काम चलता रहता है। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल इनिशिएटिव, आपने देखा होगा आईपीएल के टाइम पे भी नीता अंबानी बहुत बार ना छोटे बच्चों को लेके आते हैं मैच दिखाने के लिए, ठीक है। वो मुंबई इंडियन का टी शर्ट पहना होता है, 50-100 बच्चे बैठे होते हैं, एक पूरा स्टैंड उनके लिए होता है, उनको मैच दिखा रहे होते हैं, उसमें आता भी एजुकेशन फॉर ऑल वैसे करके, तब टैगलाइन आती है। आईपीएल के टाइम पे बहुत प्रमोट करते हैं, लिखा भी आता है लास्ट में रिलायंस फाउंडेशन। तो ये उनकी सीएसआर एक्टिविटी भी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक्टिविटी है। उसके लिए उन्होंने ये कंपनी सेक्शन 8 कंपनी अलग बना दी, क्योंकि उनको हर साल ये खर्चा करना पड़ता है, मैंडेटरी भी होता है, वो भी अपने आगे देखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कवर अप की है, बात वैसी है। और भी सेक्टर्स हैं, आप देख सकते हो अबाउट रिलायंस फाउंडेशन। तो सब कुछ मेंशन कर रखा है कि क्या कर रहे हैं, कौन कौन से अवार्ड्स मिले एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स हैं। नीता अंबानी चेयरपर्सन है, वो ये पूरा प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, वो भी बताया हुआ है। तो उनकी तरफ से जो मैसेज है वो सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। हेल्थ केयर में क्या कर रहे हैं वो भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी वैसे। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है वो सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू लिए जा सकते हैं, ये मेन बात हो रही है। फाउंडेशन वर्ड यूज होता है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। फाउंडेशन पढ़ के समझ आ जाता है कि ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब रिलायंस का स्कूल है, रिलायंस की हॉस्पिटल है, तो फ्री में तो इलाज नहीं हो रहा है। फ्री वाला भी होता है कि भाई कुछ सर्जरी या कुछ हम फ्री करते हैं साल की, वैसा भी होता है, लेकिन टोटली फ्री नहीं है। अब जिनसे चार्ज कर रहे हैं पैसा, उसमें प्रॉफिट भी हो रहा होगा। अब एकदम नेट टू नेट तो कैसे चले, कॉस्ट टू कॉस्ट ही लेंगे, 1 रुपये बचेगा नहीं, ऐसे तो कैसे काम करें। थोड़ा तो कैश ऑन हैंड चाहिए होता है ना कोई भी बिजनेस चलाने के लिए, तो आप पैसा प्रॉफिट के नाम पे कमा सकते हो। लेकिन जो प्रमोटर्स हैं इसके, वो प्रॉफिट लेके नहीं जा सकते, वापस से समाज सेवा में खर्च होना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पे रहती है। तो दिस इज सेक्शन 8 कंपनी, जो टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है।
कुछ कंफ्यूजन नहीं समझ आया कुछ तो बोलो, क्लियर है यहाँ तक, पता चला? नेक्स्ट गवर्नमेंट कंपनी, कुछ सुना हो इसके बारे में आपने? गवर्नमेंट एग्जैक्टली 51% या उससे ज्यादा जो स्टेक है वो किसके पास होता है? वो गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो दैट इज, और कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा कुछ है या कोई भी चलेगा? दोनों का मिला के भी चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई कॉम्बिनेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट में कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, बोला हुआ यही है, ठीक है। 51% ऑफ द फ्रीडम ऑफ शेयर कैपिटल वैसे बोला हुआ है। तो बस सिंपल है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, बाकी पब्लिक भी इन्वेस्ट कर सकती है। 51% सरकार का है तो बाकी 49% पब्लिक का हो सकता है, अलग अलग कंपनीज का हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल जो है वो सरकार का रहेगा, ये बता दिया। नेक्स्ट, ये बात क्लैरिफाई की है, गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते, फर्क है। बीएसएनएल के एम्प्लॉय बीएसएनएल कंपनी के एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि कंपनी खुद एक अलग फॉर्मेट होती है। एक होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिसर, एसएमसी में जो सर वर्कर्स वो सरकारी एम्प्लॉय, वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है। अच्छा, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा में काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट में है, मिनिस्टर्स के जो असिस्टेंट्स होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं और ये सब होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, वो सारे सरकारी एम्प्लॉय हैं, क्योंकि इनकम टैक्स सरकारी डिपार्टमेंट है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय है वो सरकारी डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, वो अलग चीज है। बट सरकार ने एक कंपनी में पैसा लगाया है, जो कंपनी है बीएसएनएल। तो बीएसएनएल में काम करने वाला एम्प्लॉय सरकार का एम्प्लॉय नहीं है, वो बीएसएनएल का एम्प्लॉय है। देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन द टू, बिटवीन अ गवर्नमेंट कंपनी एंड अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, जो आपको बुक दी है पास पेपर्स वाली, उसमें मेंशन किया हुआ है, उसमें भी पूछा हुआ है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट कंपनी सेम है, अलग अलग है, तो डेफिनेटली दोनों अलग है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये पॉइंट यूज हो सकता है, या पढ़ोगे तो यहाँ पे मालूम पड़ेगा। इनके रूल रेगुलेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वही चीज एप्लीकेबल होगी ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे लास्ट में बोला भी है, अ गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में यूज होता है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ती है यहाँ पे, ओवरऑल तो आपने पढ़ा ही होता है, लेकिन थोड़ा डेप्थ में पढ़ना जरूरी होता है, वैसी बात है। ठीक है, स्टोरी क्लियर है? सॉरी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, ये तो पूरा एक ही ब्लॉक है। होल्डिंग सब्सिडरी वाले से आगे बढ़ते हैं, सीधा पेज नंबर 14 पे आओ। लास्ट में एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो करा देता हूँ। होल्डिंग सब्सिडरी वाले के लिए एक सेशन चाहिए, मैं कल कंप्लीट करूँगा। ये देख लो, फॉरेन कंपनीज, इजी है। फॉरेन कंपनी का मतलब कि जिसका हेड ऑफिस या ओरिजिनेशन का जो कंट्री है वो इंडिया के बाहर है, और इंडिया में भी वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। ओरिजिन कहीं और से हुई, जैसे बहुत सारी कंपनीज है, गूगल का एग्जांपल ले लो। अब गूगल जो है वो यूएस की कंपनी है, क्योंकि उसका हेड ऑफिस यूएस में है, स्टार्ट यूएस में हुई थी। अब अपने बिजनेस ऑपरेशन वो इंडिया में चला रहे हैं, वो अलग बात है। तो जिस कंपनी का हेड ऑफिस किसी और कंट्री में या स्टेट में है और इंडिया में भी वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे। ऐसी तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, मैकडोनल्ड्स है, स्टारबक्स है, गूगल है, याहू है, जितनी भी एप्पल है, ये सारी फॉरेन कंपनीज है। ऑन द अदर हैंड टाटा है, रिलायंस है, सब इंडियन कंपनीज है, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे हुई है, हेड ऑफिस यहाँ पे है, और पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर रही है, वो अलग बात है। इनको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं वैसे। दिस इज बेसिक डेफिनेशन फॉर अ फॉरेन कंपनी, जो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी का मेजरली काम ही है इन्वेस्टमेंट करना। ये लोग ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ना कोई सर्विसेज देते हैं, ये सिर्फ दूसरी कंपनी में पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। ऐसी कंपनीज को उनके पास फंड कहाँ से? उनके पास फंड या तो उन्होंने कोई और सोर्स से कमाए हो, उनके खुद के पैसे हो, जैसे इंडिविजुअली आपने पैसे कमाए हुए, वो भी एक ऑप्शन है। या फिर आप लोगों से पैसा लेके भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी हो सकता है। राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा। राकेश झुनझुनवाला क्या करते हैं? इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरी कंपनीज में। उनकी जो कंपनी है
वो इन्वेस्टमेंट्स का ही काम करती है। वो लोग दूसरी कंपनी में स्टेक परचेज करते हैं। अब वो फंड्स कहाँ से लाए, उन्होंने अपने पैसे जो कमाए थे उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखते हैं थोड़ा डिटेल इसकी भी देख लेते हैं। ये राकेश झुनझुनवाला की कंपनी है, रेयर एंटरप्राइजेस। आई थिंक पेज सही है, देख लेते हैं। अब इनके बारे में आपने सुना ही है। अब इनकी जो कंपनी है रेयर एंटरप्राइजेस के नाम से वो चला रहे थे, अभी तो एक्सपायर हो गए थोड़े दिन पहले। तो उन्होंने एक्चुअली में क्या किया, वो इन्वेस्टर है। अब ये इन्वेस्टर होने के लिए आप बोले सर पैसा कहाँ से लाए, तो पहले तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर थे, ठीक है। तो स्टॉक ट्रेडिंग से काफ़ी पैसा कमाया, मतलब कुछ कैपिटल अपने फादर से ली, वो पैसे कंपनी में लगाए, उससे रिटर्न जनरेट किया, ऐसे करके पैसे खुद के जोड़ लिए। फिर कुछ लोगों को कन्विंस किया कि भाई आप मुझे पैसे दो, मैं आपके पैसे स्टॉक मार्केट में लगा के आपको रिटर्न कमा के दूंगा। तो वैसे करके अर्निंग शुरू की। अब धीरे धीरे करके खुद का एक फंड बन गया। अब वो फंड में से इन्वेस्टमेंट करते गए, प्रॉफिट बुकिंग करते गए, फिर दूसरी कंपनी में लगाते गए, रेगुलर काम हो गया ना, वैसा हो गया। तो ये सब कर करके अपनी कैपिटल उन्होंने क्रिएट की है, वो चीज़ें हैं। अब इनका केस अलग है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन और पढ़ाई वही की है इन्होंने। स्टॉक ट्रेडिंग करते थे। ट्रेडिंग इज लाइक अ डेली एक्टिविटी ना, वो रूटीन में चलता रहता है। तो उससे धीरे धीरे करके उनकी कैपिटल बनती गई। फिर वो कैपिटल का एक हिस्सा वो बड़े स्टॉक्स में लगा के छोड़ देते हैं। जैसे टाइटन उनका एक बहुत पॉपुलर स्टॉक है, जो टाटा की कंपनी है। टाइटन का शेयर उन्होंने 3 रुपए में खरीदा था। हाँ, टाइटन का शेयर पता नहीं, आई थिंक 3,000 तक पहुंच गया, कैसे कुछ। 3 रुपए का शेयर अगर 1500, 1600, 2000 रुपए तक पहुंच गया हो तो आपका कितना रिटर्न जनरेट हो गया, आप सोच लो। वैसा है। तो उसी से उनका मेन पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई। बट वो एक अलग चीज होगी। बात यह है यहाँ पे कि जो कंपनी है एग्जैक्टली वो कर क्या रही है। वो ना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, ये इनकी फर्म का नाम असेट मैनेजमेंट फर्म है। ना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ दूसरी कंपनीज में पैसा लगाते हैं जो अच्छा बिजनेस कर रही है। खुद का पैसा भी लगाते हैं और दूसरों का पैसा भी लगाते हैं। प्राइवेट इक्विटी फर्म है, मतलब ऐसा नहीं कि आप इनको जाके पैसे दे दो। बट इनके जो नोन लोग हैं, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट फर्म है, तो ये लोग अपना और अपने पहचान वालों का पैसा जो है वो दूसरी कंपनीज में लगा के रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। अब एक बार पैसे से पैसा बनना शुरू हो जाए तो फिर वो गाड़ी चलती रहती है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी का मेन बिजनेस ही यही है, टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनीज। दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, उनके बिजनेस के प्रॉफिट्स से अपनी वैल्यूएशन बढ़ाना। जैसे आप शेयर्स में पैसा लगाते हो तो आपका जो इंटेंशन होता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी एग्जैक्टली वही कर रही है। तो इनकी इनकम के 2 सोर्सेज हैं। एक तो रेगुलर डिविडेंड इंटरेस्ट आता है, वो क्योंकि आप डेट सिक्योरिटीज में भी लगा सकते हो, इक्विटी में भी लगा सकते हो। और दूसरा जो कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, जब स्टॉक में कोई पैसा लगाता है या डिबेंचर में कोई पैसा लगाता है तो 2 तरीके से इनकम आती है। एक होता है कि उस शेयर पे डिविडेंड मिलता है, या फिर उस डेट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिलता है। एक होता है कि शेयर का भाव बढ़ता है। तो जो भाव बढ़ रहा है वो भी तो कैपिटल अप्रिसिएशन है ना, आपका बेनिफिट है। आज आपने शेयर 100 रुपए में लिया है, 5 साल के बाद वो शेयर 300 रुपए का हो गया, तो 200 रुपए भी तो आपकी इनकम होगी। जब बेचोगे तब तो पैसा मिलेगा। और 5 साल से डिविडेंड आ रहा है, कभी 2 रुपए आया, कभी 5 रुपए आया, कभी 10 रुपए आया, तो भी तो इनकम हो रही है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कंपनीज की इनकम जो है वो जनरेट होती है। और ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो यही काम करती है। वैसे बोलो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? और वेंचर कैपिटल, वो यही है, वेंचर कैपिटल वाले भी वही करते हैं, दूसरी कंपनी में पैसा लगाते हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सब जितने आपने टर्म सुने हैं ना, मेजर इनका काम वही है, फंडिंग देना, दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना। तो उसी इंटेंशन से ये लोग काम करते हैं। बाकी और कुछ नहीं, तो आप फिर विकिपीडिया तो आप पूरा पढ़ सकते हो, ये सब पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। टाइटन वाली मैटर लिखा हुआ है, देखो टाइटन में उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी वैल्यू कहाँ तक चली गई, 7,000 करोड़ प्लस। बहुत सारी कंपनी पैसा लगाते हैं, डूबता भी बहुत है, ऐसा थोड़ी है कि एक में लगा दिया और चल गया। अभी एयरलाइन स्टार्ट की थी उनके एक्सपायर होने से पहले, जो अकाशा एयरलाइंस है वो नहीं खतरनाक लॉस मेकिंग है। अभी तो स्टार्ट हुई है। तो एयरलाइन को प्रॉफिट में आने में तो दम निकल जाता है। इंडिया में एक ही एयरलाइन अभी प्रॉफिट में चल रही है, इंडिगो, बाकी सब डूबी हुई है। जेट एयर में बंद हो गई, गो एयर बंद हो गई, स्पाइस जेट तो समझो कभी भी बंद हो सकती है, उसका तो प्लेन हवा में चलते चलते बंद हो सकता है, इतना खतरनाक है। मैं 2-3 बार गया हूँ स्पाइस जेट में, परेशान कर देते हैं।
कभी नहीं जाना चाहिए। मतलब फ्री की टिकट हो ना तो सामने से कुछ पैसे दे देना, बोलना अपने प्लेन ठीक करा लो इससे, लेकिन जाना मत उसमें, बहुत परेशान करते हैं। ऐसा लगता है ऑटो रिक्शा उड़ रही है हवा में। ठीक है, तो इंडिगो अकेली प्रॉफिट में है और उसकी भी अपनी एक बिजनेस स्टडी है कि कैसे उन्होंने उसको प्रॉफिटेबल रखा हुआ है, बिकॉज उसको बोलते हैं लो कॉस्ट कैरियर। आकाशा एयरलाइंस भी सेम कैटेगरी में है, दे आर लो कॉस्ट कैरियर, कि भाई हम कम खर्चे में आपको फ्लाइट में उड़ने की फैसिलिटी देंगे। और वो कम खर्चा भी 5,000 से कम नहीं है, एक टिकट लोगे तो बहुत महंगी पड़ जाती है। तो वो लोग लो कॉस्ट बोल रहे हैं, लेकिन अपने लिए लो कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। एयरपोर्ट पे एंटर कर जाओ, पूरी जेब खाली हो जाती है। पहले तो टिकट का पैसा इतना ले लेते हैं, अभी रिसेंटली मैं जाके आया ना, तो एक तो एयरलाइन की टिकट इतनी महंगी है, ऊपर से ये है कि एयरपोर्ट पे घुसते ही ना खाना पीना ये वो इतना कॉस्टली हो जाता है कि आप सोचोगे यार, हाँ हाँ 100 रुपए की पानी की बोतल बेच रहे हैं, 250 रुपए की चाय बेच रहे हैं, ठीक है, कॉफी बेच रहे हैं 300 रुपए की, तो लगता है इतना ओवर कॉस्टली है। तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? और फिर वो हम देखें वैसे भी डोमेस्टिक इंटरनेशनल के कंपेयर में डोमेस्टिक मुझे ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है। हाँ हो भी सकता है, पॉसिबल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पॉसिबल है कि हो सकता है खाने पीने के स्टॉल पर हो सकता है वो लोग जो चार्ज कर रहे हैं। टिकट के प्राइस में भी मुझे ऐसा लगा। हाँ वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी आपको अच्छा खासा पे करना पड़ता है, तो दैट इज पॉसिबल कि भाई उसमें आपके पैसे लग जाएंगे। अब वो क्या है ना कि लो कॉस्ट बोल रहे हैं लेकिन पर टिकट इतना चार्ज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखो फ्लाइट सारी फुल है। तो इंडिया में है लोग फ्लाइट पे खर्च करने वाले, बिकॉज टाइम इज मनी, वो वाला गेम हो गया ना वैसा है। अभी मैं ट्रैवल करके आया, मुझे यहाँ से जयपुर जाना था, अब अगर मैं ट्रेन में जाता तो 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे का जर्नी है। अब फ्लाइट में गया ना मैं तो 50 मिनट लगे, मतलब जो फ्लाइंग टाइम था ना 50 मिनट से भी कम था। अब मैं सोचूंगा कि या तो मैं पैसे बचा लूँ, 2,000 की ट्रेन की टिकट ले लेता हूँ और 14 घंटे वेस्ट करूँ, या फिर ये है कि 5,000 की फ्लाइट की टिकट लेता हूँ और 2 घंटे में आ जाऊँ। अब आने के टाइम पे मैं वो सोच रहा था यार फ्लाइट ले लूँ, पैसे फालतू के लग रहे हैं, या ट्रेन में आ जाओ चलेगा। अब ट्रेन में आता था सुबह 5 बजे घर पहुंचता, फ्लाइट में आया तो कल शाम को 4 बजे घर आ गया। अब वो पूरा दिन मिल गया काम करने के लिए, तो भाई लगा कि फिर यार टाइम बचा लेता हूँ, एक दिन का पूरा वर्किंग का टाइम मिल रहा है, तो जितना पेंडिंग टास्क है 3-4 दिन का वो कल बैठ के खत्म कर लिया। अब वो नहीं होता तो ट्रेन में बैठा रहता। अब ट्रेन में बैठे बैठे ना लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, ना इंटरनेट की फैसिलिटी है, कन्वीनियंस है नहीं, और आके जो एक्सर्शन होगा वो अगले दिन निकलेगा, तो शायद आज काम कर पाऊंगा या छुट्टी लेनी पड़ेगी पता नहीं। तो टाइम बचाने के लिए भी आप पैसा खर्च करो तो कन्वीनियंस है, लेकिन वो ट्रैवलिंग के लिए आपको पैसा अच्छा खासा देना पड़ रहा है। लेकिन स्टिल फ्लाइट में एक सीट खाली नहीं थी, 250 से 300 सीटर होगा, पूरा फुल था। तो लोग हैं जिनके पास फंड्स हैं खर्च करने को, और या फिर ये बोल सकते हैं कि दे नो कि यार मेरा टाइम पैसों से ज्यादा कीमती है, तो टाइम बचा लेता हूँ तो पैसे कमा लूंगा, ये बात हो गई। बट कॉस्टली तो है, लो कॉस्ट बोलते हैं लेकिन लो कॉस्ट है नहीं, बिकॉज एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए इतना खर्चा करना बहुत महंगा है। ये तो चलो एक बंदा आ रहा है जा रहा है तो एक बार ठीक है, पूरी फैमिली आ रही हो जा रही हो तो आपका कितना पैसा फ्लाइट में लग जाएगा, वैसे तो काफी कॉस्टली हो जाता है। सर ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, हाँ म्यूचुअल फंड वाले उसी कैटेगरी में आते हैं मोस्टली, वो असेट मैनेजमेंट कंपनी जो है लिखा था वही बोलते हैं। म्यूचुअल फंड वाले आपका पैसा कोई दूसरी सिक्योरिटीज में लगा रहे, दे आर प्रोवाइडिंग योर सर्विस, रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं और अपना कमीशन चार्ज कर रहे हैं, तो उसी कैटेगरी में आते हैं। बस तो ये इसके बारे में एक छोटा सा आंसर है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। ये लोग दूसरी कंपनी के शेयर्स में और सिक्योरिटीज में पैसे लगाते हैं। अब ये शेयर्स और सिक्योरिटीज इक्विटी हो सकती है, डेट हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो चीज का ध्यान रखो। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ आया? बार बार बंद हो रहा है, कल भी है, मैंने बोलता हूँ उसकी टेक टीम को बोलना पड़ेगा क्या चल रहा है। ठीक है, वैसे टॉपिक तो अपना कंप्लीट है। अब इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाँ हाँ, उसमें बोला है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से शुरू करते हो और बाकी बिजनेसेस भी करने शुरू कर दिए, कुछ एक्सटेंट तक चलेगा, ज्यादा हो गया तो फिर आप इस कैटेगरी से बाहर हो जाओगे। ये बेसिक तो आपको फुलफिल करना ही है। मेन काम आपका ये रहा, मेन चीज ये है ना, आप एक्विजिशंस तो करते हो, शेयर्स खरीद के भी रखते हो, लेकिन आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, दैट इज ओके। मेन काम वही है भाई, रिटर्न जनरेट कैसे होगा। अब मैं खरीदते जा रहा हूँ, लोगों के पैसे लगाते जा रहा हूँ, तो पैसों से पैसा बनाना भी तो है।
तो शेयर्स में ना एक पॉइंट पे एग्जिट बहुत नेसेसरी होता है, शेयर बेच के निकलना जरूरी होता है, वैसा है। बट एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कभी क्या होता है ना, शेयर बेच के निकलने में रिग्रेट भी हो जाता है, बेचने के बाद शेयर भागा एकदम, बोले यार पता नहीं क्या हो गया। वैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, मैं थोड़ा शेयर मार्केट तब, अब पूरी दुनिया खाली बैठी तब करे क्या। अब दिमाग ऐसी चीज है ना, उसको कहीं लगा के रखना चाहिए, नहीं तो शैतान हो जाता है, वैसा है। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, कहीं ना कहीं ब्रेन सही जगह ऑक्यूपाई यूज होते रहना चाहिए, और रेगुलर चलाने की आदत हो तो कुछ ना कुछ करते रहो तो ठीक है। अब मार्केट में लोग लगे हुए हैं, शेयर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हो, घर बैठे करेंगे क्या। तो सब लोग नए नए मार्केट में उतरे थे, मैंने थोड़े टाइम पहले देखना शुरू किया था कोविड के पहले, तो एक दो शेयर्स ऐसे ही देख रहे हैं, तो उसके बारे में गूगल पे सर्च कर रहे हैं, फिर वो टेलीग्राम पे टिप्स आती थी वो चलता था, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे, वो टेलीग्राम वाला तो बड़ा खतरनाक था, जो लोगों ने बेवकूफ बनाया सबको, मतलब मैं जो शेयर बोलूंगा वो खरीद लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब घर बैठे बंदा वैसे ही पैनिक हो रहा है, सोच रहा है चलना ठीक है, क्या पता कुछ कमाई ले, ट्राई तो करते हैं। तो लोग 2-2, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए के पैकेज बेच रहे टेलीग्राम पे, मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, मुझे पैसे पे करो, हर रोज की 2 टिप दूंगा, 4 टिप दूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है, पैसे कमा लो, ऐसा चल रहा था। तो बहुत सारे शेयर्स थे, स्टडी कर रहे थे। अब एक है ना, एक कंपनी है, मैं देख रहा था उसका शेयर, देखो दिखाता हूँ, मतलब वो ऐसा शेयर खरीदा भी था, बेचा भी, ऐसे रिग्रेट नहीं होता है मार्केट में, ठीक है, लेकिन वो शेयर का रिग्रेट ही अलग है। उसका प्राइस देखोगे तो आपको भी होगा, मैंने आपने खरीदा नहीं है, बेचने के बाद पता चलता है यार ये क्यों बेच दिया। वो पैसे कहीं ना कहीं यूज ही कर लिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, सही जगह लगाए, लेकिन ये शेयर है, देखो अब आपको बताता हूँ चार्ट, आपको रिग्रेट वाली चीज समझ आएगी। देखो ये दिख रहा है लास्ट 5 ईयर्स। अब ये है ना, शेयर खरीदा था कुछ यहाँ पे, मैंने जब परचेज किया था ना, एंट्री पॉइंट था मेरा 2500 रुपये, 2000 रुपये के आसपास समझो। हाँ ये देखो कोविड के बाद वाला टाइम है ना, तो ये एंट्री पॉइंट था मेरा, और इस पॉइंट पे शेयर खरीद के रखे थे। अब चल रहा था मेरा, चलो अच्छा ग्रोथ भी दिया, देखो ये 2000 है ना, एक साल में 2 का 5 हो गया। इस पॉइंट पे मैं देख रहा था शेयर, स्टडी भी कर रहा था, कंपनी है बहुत अच्छी, वैसे बिजनेस का कोई इशू नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यार काफी पीक हो गया है, 2 के 5 हजार हो गए, मतलब 2.5 गुना पैसे हो गए ना, 1 लाख लगाया तो 2.5 लाख हो गया, और कितना चाहिए। तो काफी अच्छा रिटर्न जनरेट जो है ना वो हो चुका है, मैं उस कैलकुलेशन में था। और थोड़ा बहुत वो फाइनेंशियल एनालिस्ट और ये सब की बातें सुनते रहते हैं ना अपने ऑनलाइन भी, तो मैं उनकी जनरली सुनता नहीं हूँ, क्योंकि उनकी सुन के काम करो ना तो रिग्रेट ही होता है बाद में, ये उल्टा ही बोलते हैं कि खुद पैसा कमा लेते हैं, बाकी सब डूब जाते हैं। तो मैं जनरली नहीं सुनता हूँ, बट पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैं सुन रहा था, चल ठीक है, इतना वो लोग भी बोल रहे हैं और मुझे भी लग रहा है थोड़ा महंगा हो गया, और थोड़ा फंड्स की रिक्वायरमेंट भी थी, क्यों परेशान कर रहा है ये, फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, मैं चल बेच देते, एग्जिट कर देते, और डिसेंट प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं थी शेयर्स की, तो मैंने जब अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा, कुछ हजार में मिलता, अपने को लगता है बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अपने रेगुलर इन्वेस्टर तो है नहीं, तो मैंने उस हिसाब से पैसे निकाल लिए। अब आज देखो शेयर कहाँ पे, 5000 पे बेचा, 5100 में बेचा था, 5100, आज प्राइस देखो। अब आज वो शेयर अभी भी पड़े होते मेरे पास 2000 के, तो 9 टाइम्स रिटर्न होता, तो 10,000 का 90,000 हो गया होता। अब तब 10,000 का 25 हुआ, मैं खुश होकर निकल गया, तो बहुत है 10 का 25, अब 10 का 90। अब तब उस पॉइंट पे बोल रहे थे, ये वाले पॉइंट पे, कि ये बहुत ओवर प्राइस्ड है, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ओवर प्राइस्ड है, और इतना प्राइसिंग इसका पी रेशियो ये वो करके कुछ होना नहीं चाहिए। अब ये चलता रहा, अच्छा उसके बाद गिरा भी था, तो तब लगा नहीं सही है, देख अच्छा है निकल गए, तो देखो उसके बाद अगले 1 साल तक भी 3600 रुपए। अब यहाँ से जो स्पाइक पकड़ा है ना, ये देखो, ये कौन सी डेट है, जुलाई 23, 1.5 साल में देखो 3500 से 18,000, समझ आ रहा है, 6 गुना पैसा मल्टीप्लाई हुआ है। अब कोई यहाँ पे भी एंटर हुआ होगा इस शेयर में, उसको सोचो क्या रिटर्न दिख रहा होगा, 6 टाइम्स, कहीं भी जा सकता है शेयर। अब ये पूरा जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं जो बोलते हैं कि भाई टेक्निकली ये चीज जो है वो गलत प्राइस पे, ये बहुत ओवर प्राइस्ड है। अब क्या टेक्निकल एनालिसिस, देखो शेयर कहाँ पे जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, नेवर नो। तो मार्केट में प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। अब ये कंपनी करती क्या है ना, वो भी समझने वाली बात है। मैं स्टडी कर रहा था कि भाई कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, तो ये पैसा लगाने का मतलब है। ये जो टीवी है ना, ये इसका जो अंदर का पैनल है, डिस्प्ले, वो यही कंपनी बनाती है। इनका ये मतलब कैसा होता है कि जैसे आप सोनी का टीवी खरीदो, एलजी का टीवी, मार्केट की आपको बात बता देता हूँ,
आप कोई भी कंपनी का ये एलसीडी टीवी एलईडी टीवी खरीद रहे हो ना, उसके अंदर की पैनल एक ही कंपनी बनाती है, डिक्सन टेक्नोलॉजी। मेजोरिटी मोनोपोली बोल सकते हैं ऑलमोस्ट। मतलब कैसा है ना, आउटसोर्सिंग होता है बिजनेस। कैसे चल रहा है, आउटसोर्सिंग वाला है, व्हाइट लेबलिंग होता है। अब कैसा ये टीवी है, अब यहाँ पे आपने कोई कंपनी का नाम लिख दिया, सपोज सोनी वाला अपना टीवी बेच रहा है, तो सोनी का टीवी है वो ठीक है, लेकिन अंदर की जो पैनल है ना वो सोनी खुद नहीं बना रहा है। सोनी ने डिक्सन टेक्नोलॉजी वाले को बोला तू मैन्युफैक्चर कर दे, मुझसे पैसे ले ले। अच्छा, क्वालिटी का लेवल मैं बताऊंगा कि उसमें वो कितना रिजोल्यूशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए मैं बताऊंगा, लेकिन बना के दे दे। डिक्सन टेक्नोलॉजी वाला बोलता है ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं पैनल मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, आप मेरे से बनवा लो और मुझे पैसे दे देना। अब सोनी वाला क्या है ना, अपनी ब्रांडिंग करके यहाँ पे सोनी का टैग लगा के आपको टीवी बेचता है। एलजी वाला भी वही कर रहा है, सैमसंग वाला भी वही कर रहा है, सब कंपनीज मेजोरिटी वही कर रही है। जो अपने ये आ रहे हैं डेस्कटॉप पीसी आ रहे हैं, उसका जो मॉनिटर आ रहा है उसका डिस्प्ले भी ये लोग ही बना रहे हैं। तो काफी सारी कंपनीज इनकी क्लाइंट है, वैसा हो गया। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक है, क्योंकि इसके लेवल पे कोई काम नहीं कर रहा। ऐसी और कोई कंपनी नहीं इंडिया में जो इस तरीके का पैनल बना रही है। वैसे मोबाइल का डिस्प्ले, लैपटॉप का डिस्प्ले, टीवी का डिस्प्ले बनाने का मेन काम है, और सारी कंपनियां व्हाइट लेबलिंग करा रही है। तो क्वालिटी मैन्युफैक्चरर को वो लोग बताते हैं, सोनी वाला बताएगा मुझे ऐसा कलर पिक्चर चाहिए, ऐसी क्वालिटी चाहिए, बोलेगा हम ठीक है उस हिसाब से बना के दे देंगे, वैसा है। तो बिकॉज ऑफ दैट वो मोनोपोलिस्टिक जैसी सिचुएशन है, तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आई वॉज लाइक कि अच्छी कंपनी है कि भाई ठीक है ना, नाम भी इतना किसी ने सुना नहीं है, और तब इतना नाम था भी नहीं, ये पॉइंट पे तो किसी को पता नहीं था कि भाई इतना कंपनी ये काम कर रही है। बट मार्केट में धीरे धीरे इसका नाम पॉपुलर होता गया, तो जो स्टॉक प्राइस है ना वो एकदम बढ़ गया, वैसा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट 2019 से आप देखोगे वैसा है। तो वो मार्केट में कंपनी का प्राइसिंग कहीं भी जा सकता है। अब ये ओवर प्राइस्ड है, हर पैरामीटर पे जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ओवर प्राइस्ड है, लेकिन फिर भी कंपनी इतने प्राइस पे जा रही है, अब यहाँ तक पहुंच चुकी है। ये अभी थोड़े दिन पहले 15,000 का रेट था, बढ़ता ही जा रहा है। 8 नवंबर 2024 अभी पिछले महीने, और यहाँ देखो अब ये प्राइस पॉइंट पे एंटर करने में डर लगता है। ये तो पीक है, सबसे हाईएस्ट है। आपको सोचेगा अभी खरीद लेता हूँ, 17,000 का 50,000 हो जाएगा, फिर वापस वहीं आ गया तो यू नेवर नो। तो वो तो आप टेंशन रहेगा ही रहेगा, वैसी बात है। तो ऐसी कंपनीज भी एग्जिस्ट करती है मार्केट में, सब डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है ऐसा। तो स्टडी करके लगाना चाहिए। और ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट बैठे होते हैं ना, ये खरीद लो वो बेच दो, मैं बता रहा हूँ पक्का प्रॉफिट होगा, गलती से भी नहीं खरीदना चाहिए, झूठ बोलते हैं। हाँ, इनके खुद के शेयर फंसे हुए होते हैं, लोगों को बोल बोल के भाव बढ़ाते हैं, खुद बेच के निकल जाते हैं, अल्टीमेटली यही होता है। तो ये सब स्कीम में जाना नहीं चाहिए। आप अपना एनालिसिस करो, आपको लगता है कि इन्वेस्ट करने जैसे तो करो, पैसा आपका है तो रिसर्च भी आपकी होनी चाहिए, किसी की सुन के पैसा नहीं लगाने का। और ये टेलीग्राम वाले टिप्स तो बिल्कुल भी नहीं। ये लोग गेम क्या चलता है ना, ये लोगों के ऑलरेडी बल्क में शेयर होते हैं, ये जितने टिप बांटते हैं ना हर जगह बल्क में शेयर खरीद के बैठे होते हैं। फिर क्योंकि इनके पास पब्लिक का एक्सेस है, लोग इनकी सुनते हैं, ये लोग खुद ही बोल बोल करते हैं ये शेयर खरीद लो, बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। इनको सुन के बहुत लोग खरीद लेते हैं। जब खरीदते हैं तो भाव बढ़ता है, डिमांड सप्लाई, और जब बढ़ता है तो यही लोग बेच के निकल जाते हैं, तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, आप फंस जाते हो। फिर थोड़े टाइम बढ़ता है तो आपको लगता है नहीं उसने बोला तो बढ़ा तो था, अब बाद में गिर गया तो बेचारा वो भी क्या कर सकता है। वो बेचारा नहीं है, उसने बोला आपने खरीदा तभी बढ़ा, और फिर उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो गई। तो पंप एंड डंप बोलते हैं, मतलब मार्केट में हवा बनाओ, भाव बढ़ाओ, शेयर बेचो, निकल जाओ, ये सब स्कीम होती है। तो इसमें पढ़ना नहीं चाहिए वैसा, ठीक है। तो अभी टॉपिक अपना यहाँ तक कंप्लीट है। अब इस चैप्टर में होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ये सब चीजें बाकी है, वो कल के लिए रखते हैं। तो कल चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।